हाय गाइस, मैं हूँ अखिला और आप देख रहे हो लॉ एंड एग्ज़ाम्स। आज का टॉपिक है टॉर्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्शियस लायबिलिटी। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो सारे आपके कंप्लीट बेसिक्स हैं। कोई भी अगर बेसिक सा क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करने ही चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ टॉर्ट? डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच टर्म टॉर्टम, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट और क्रूकेड। क्रूकेड कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो सीधी ना हो और टेढ़ी मेढ़ी है। Tort is a civil wrong where one person causes harm or injury to another and the law provides remedy in the form of compensation. ये चीज़ आप गांठ बांध लो कि टॉर्ट के लिए कभी भी आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं मिल सकती है, सिर्फ और सिर्फ रेमेडी मिल सकती है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन। टॉर्ट इज अ wrong that hurts someone's body, property, reputation or legal rights and for which the injured party can sue for damages. तो कोई भी ऐसा रॉन्ग एक्ट जो किसी और के बॉडी, प्रॉपर्टी, रेप्यूटेशन या फिर राइट को इन्फ्रिंज करती हो, उसको हर्ट करती हो, उसको इंजरी पहुंचाती हो, तो उसको हम कहते हैं टॉर्ट। और जो इंजर्ड पार्टी है वो जो रॉन्ग डूअर है उसको सू कर सकता है फॉर डैमेजेस। एक्ट 1963 में ये दिया गया है, टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इस तरह के जो डेफिनेशंस होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का ये मतलब है कि ये डेफिनेशन ये बता रहा है कि क्या चीज़ें टॉर्ट नहीं होंगी। वो एक्सक्लूड कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें टॉर्ट नहीं हैं, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टॉर्ट नहीं मानी जाएंगी। यानी टॉर्ट कोई भी ऐसा सिविल रॉन्ग जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है उसको हम कहेंगे टॉर्ट। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्ट पे। जहाँ भी आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है इसका ये मतलब है वो बेसिकली आपसे नेचर पूछना चाहते हैं। सबसे पहला है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। हम ये समझ चुके हैं कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। ब्रीच होता है एक प्राइवेट लीगल ड्यूटी का, जिसमें जो इंजर्ड पार्टी है वो रॉन्ग डूअर को सू कर सकती है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम। राइट इन रेम कोई भी ऐसा राइट होता है जो आप पूरी दुनिया के अगेंस्ट एनफोर्स कर सकते हैं, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक प्रॉपर्टी है और उसके पास राइट टू प्रॉपर्टी है विच इज़ अ राइट इन रेम। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। जब भी कोई लीगल ड्यूटी होती है और कोई भी रॉन्ग कमिट करता है उस ड्यूटी को लेके, कोई एक्ट ऐसा करता है या कोई ओमिशन ऐसा करता है जिसके वजह से लायबिलिटी अराइज होती है, तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है टॉर्ट का। डैमेज होना बहुत ज़रूरी है। एक राइट होना चाहिए जिसका वायलेशन हुआ है, जिसकी वजह से इंजरी हुई है। नेक्स्ट है रेमेडी। लॉ प्रोवाइड्स रेमेडी, यूजुअली अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और इंजंक्शंस और रेस्टिट्यूशन। देखो, टॉर्ट में ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आपको कई जगह देखने को मिलेगा। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो यूजुअली प्री डिसाइडेड नहीं होते हैं, पहले से डिसाइडेड नहीं होते हैं। कई बार कोई ऐसी एक्ट होती है जैसे क्रिमिनल एक्ट हो गई, तो उसके लिए एक तरह से फ़ाइन दिया गया होता है हमारे लॉज में। फॉर एग्ज़ाम्पल 2000, 4000 ऐसे करके दिया जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्ट्स ऐसे जिनके लिए प्री डिटरमाइंड ऑलरेडी नहीं होता है, तो उन रेमेडीज़ को या उन डैमेजेस को हम कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और ये डैमेजेस का अमाउंट या कॉम्पनसेशन कौन डिसाइड करता है? कोर्ट डिसाइड करता है, तो उनको हम कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इंजंक्शन होते हैं एक तरह के स्टे हो गए। कोई भी अगर ऐसा एक्ट हो रहा है तो कोर्ट उसमें इंजंक्शन लगा सकता है, स्टे लगा सकता है। नेक्स्ट हो गया अनकोडिफाइड। हमें पता है कि जो टॉर्ट लॉ है वो अनकोडिफाइड है, वो जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू इवॉल्व होता आया है। पर्पस क्या है? बेसिकली जो टॉर्ट लॉ है वो एम करता है कि वो जो इंजर्ड पार्टी है उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करे। अगर फ्यूचर में कोई रॉन्ग्स कमिट करने की ऐसी प्रेडिक्शन है तो वो उनको डिटर करना चाहता है और जस्टिस इंश्योर करना चाहता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली टॉर्ट डेवलप कैसे हुआ? सबसे पहले इंग्लैंड में डेवलप हुआ था, तो चलो देखते हैं कैसे हुआ था। सबसे पहले लिखा है कि जो टॉर्ट लॉ है वो एक सिविल रेमेडी की तरह डेवलप होनी शुरू हुई थी। कॉम्पनसेट करना था कुछ प्राइवेट रॉन्ग्स के लिए, तो उसके लिए डेवलप हो रहा था। ठीक है, उसके बाद जो अर्ली इंग्लिश लॉ था वो रिकॉग्नाइज नहीं करता था टॉर्ट को एज अ सेपरेट ब्रांच, और वो जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू इवॉल्व हुआ है। टॉर्ट जो है वो ओवरलैप करता था क्राइम्स के साथ, बट जो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी थी वो हमेशा अलग अलग रहती थी, क्योंकि हमें पता है कि सिविल का
कॉम्पनसेशन होता है और क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए इम्प्रिजनमेंट या फाइन होती है कि रॉयल कोर्ट्स वर ऑब्लाइज टू रेड्रेस प्राइवेट रॉन्ग्स एज अ डेट ऑफ जस्टिस। तो डेट ऑफ जस्टिस बेसिकली मतलब हो गया न्याय का कर्ज। थोड़ी सी डीप बात है, जिसको समझ आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आया है उसको रीड कर लो, बस आगे का देखते हैं। अब बेसिकली जो रॉयल पार्डन है उसको आप आज के टाइम के प्रेसिडेंट और गवर्नर जो पार्डन देते हैं उनके फॉर्म में समझो। जैसे वो क्रिमिनल पनिशमेंट को पार्डन कर सकते हैं पर सिविल। अब देखो इसमें लिखा है कि जो टॉर्ट लॉ है वो डेवलप तो हो रहा था बट बहुत ही अनसिस्टमैटिकली हो रहा था और बहुत ही धीरे धीरे हो रहा था, जिसके वजह से कन्फ्यूजन हो रही थी कोर्ट्स को भी और लोगों को भी। और जो अर्ली कोर्ट्स थे वो ओवर्ट एक्ट पे फोकस करते थे, ना कि मेंटल इंटेंशन पे। इससे याद आया, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि क्या टॉर्ट्स में मेंटल इंटेंशन ज़रूरी होता है या नहीं होता है। मॉडर्न टाइम्स में टॉर्ट को क्लासिफाई कर दिया गया है इंटेंशन, नेग्लिजेंस और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर, ठीक है। और जो आज का टॉर्ट लॉ है वो इवेंचुअली इमर्ज हो गया एज एन इंडिपेंडेंट और स्ट्रक्चर्ड ब्रांच ऑफ सिविल लॉ। तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ टॉर्ट इन इंग्लैंड। अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स इंडिया। देखो जो इंडियन टॉर्ट लॉ है उसमें हम इंग्लिश कॉमन प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं, ये हमें पता है। तो ब्रिटिश रूल के टाइम में भी हम लोग इंग्लिश टॉर्ट लॉ प्रिंसिपल्स यूज़ करते थे जो कि इंडियन कोर्ट्स अप्लाई करते थे। इंडिपेंडेंस के बाद भी टॉर्ट एक जज मेड लॉ के तरह ही इमर्ज हुआ और कंटिन्यू होता रहा। और आज के टाइम में भी कोई ऐसा स्टैट्यूट नहीं है इंडियन टॉर्ट एक्ट या टॉर्ट एक्ट ऐसा करके। तो जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो टॉर्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको सोशल, इकोनॉमिक और कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस में भी अप्लाई करती हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल लॉ के लिए यूज़ करती हैं उनको, या प्राइवेसी रेगुलेशंस जो होते हैं उनके लिए भी यूज़ करती है। तो टॉर्ट लॉ इन इंडिया एक्सपैंडेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। देखो 32 और 226 आपको पता ही होना चाहिए एज लॉ स्टूडेंट्स, कितना ज़रूरी है ये। अगर नहीं पता है तो अभी पॉज करो वीडियो को, गूगल करो कि क्या होता है, क्योंकि आप किसी भी आंसर में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स लिखेंगे तो वो आपके आंसर को इन्हेंस कर देगा। तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं। है कि डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट लायबिलिटी इवॉल्व फ्रॉम इम्यूनिटी टू अकाउंटेबिलिटी। बेसिकली पहले क्या होता था कि जो टॉर्ट लॉ होता था वो गवर्नमेंट यूज़ करती थी इम्यूनिटी के लिए, मतलब खुद को बचाने के लिए यूज़ करती थी, पर आज के टाइम में वो अकाउंटेबिलिटी के लिए यूज़ होती है। यानी टॉर्ट लॉ के थ्रू आप बेसिकली गवर्नमेंट को या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं टॉर्ट लॉ यूज़ करके। तो पब्लिक लॉ कॉम्पनसेशन फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट बिकेम अ मेजर डेवलपमेंट। मतलब पब्लिक लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फ्रिंजमेंट हुई है फॉर फंडामेंटल राइट्स, कॉम्पनसेशन दिलवाया जा सकता है लोगों को। तो इंडियन कोर्ट्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं एनवायरमेंटल हार्म के टॉर्ट को और प्राइवेसी वायलेशंस के टॉर्ट को भी रिकॉग्नाइज करती हैं। प्रिंसिपल्स सच एज स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी वर डेवलप्ड मोर स्ट्रांगली इन इंडिया। तो जो एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है ये हम पढ़ेंगे। जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट है और जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है ये इंडियन कॉन्सेप्ट है। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के भी ऊपर का लेवल है, मतलब और ज़्यादा खतरनाक वाला लेवल है। टॉर्ट लॉ इन इंडिया टुडे सर्व्स बोथ कॉम्पनसेटरी एंड सोशल जस्टिस फंक्शंस। तो सोशल जस्टिस के लिए भी यूज़ होता है टॉर्ट लॉ और कॉम्पनसेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ टॉर्ट इन इंडिया। अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड टॉर्ट्स। तो सबसे पहले जो टॉर्ट लिखा है ये दिया था विनफील्ड जी ने। ये बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, ज्यूरिस्ट हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं बेसिकली। तो ये कहते थे कि कोई भी अगर ऐसा रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज़ नहीं एग्जिस्ट करता तो उसको हमें ट्रीट करना चाहिए एज टॉर्ट। टॉर्ट मतलब एक सिविल रॉन्ग की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो। देखो ए जाता है बी की प्रॉपर्टी में, ए जाता है बी की प्रॉपर्टी में और इसमें कुछ हार्म पहुंचा देता है बी को। हो सकता है उसने ट्रेसपास किया हो, कोई न्यूसेंस कॉज कर दी हो बी को, किसी तरह का नेग्लिजेंस कॉज किया हो जिस वजह से उसकी प्रॉपर्टी या फिर बी खुद को कोई इंजरी पहुंची है। और ए ये प्रूव नहीं कर सकता कि उसने ऐसा क्यों किया, उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ऐसा करने के लिए, तो ए लायबल ठहराया जाएगा। ऐसा कहते हैं विनफील्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं टॉर्ट्स पे।
तो जो ये टॉर्ट्स है एक्स्ट्रा, जो ये एस है इसमें, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो देखो ये सैलमंड ने दिया था। सैलमंड मतलब सबसे ज़्यादा ज्ञानी थे ये तो, सैलमंड और ऑस्टिन। तो इन्होंने दिया था पिजन होल थ्योरी। इनका क्या कहना है अब ये देख लेते हैं। सैलमंड कहते हैं अगर कोई ऐसा रॉन्ग करता है जो पहले से एक टॉर्ट के तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो उसको हमें सिविल रॉन्ग या टॉर्ट नहीं मानना चाहिए। क्या मतलब है इसका? देखो, सैलमंड कहते हैं कि ये एक पिजन होल की तरह समझो इसको। इसमें ये अलग अलग तरह के टॉर्ट्स हैं, ठीक है। ये हो गया असॉल्ट, ये हो गया न्यूसेंस, ठीक है, ये हो गया नेग्लिजेंस। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग टॉर्ट्स हैं। और कोई जाके इसमें एक एक्ट कर देता है जो पहले से टॉर्ट नहीं माना जाता, ठीक है। कोई एक पर्सन जाता है दूसरे के प्रॉपर्टी में, ऐसा कोई रॉन्ग कमिट कर देता है जो कि ऑलरेडी एक टॉर्ट नहीं माना जाता, और अगर वो बिना जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज़ के भी किया गया, हमें उसको टॉर्ट नहीं मानना चाहिए। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये कहता है। पिजन होल थ्योरी से ये चीज़ याद रखना। ये एग्जाम्पल है सेम जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, रीड कर लेना। अब देखो ये डिफरेंसेस आ गए हैं टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम के बीच में। तो इसको देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग दिया गया है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, हमें पता है। कॉन्ट्रैक्ट कोई भी लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टीज़ मिलकर डिसाइड करती हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी ऐसा होता है जो ऑब्लिगेशन बन जाती है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जिनके वजह से वो एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। क्राइम हो गया पब्लिक रॉन्ग, ये हमें पता है। नेचर क्या है टॉर्ट का? ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। एक लीगल ड्यूटी है, उसका ब्रीच होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में वॉलंटरी ऑब्लिगेशन, मतलब दोनों पार्टी की सहमति से वो लोग आते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, अग्रीमेंट में, ओके। फिर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में इनवॉलंटरी होती है, मतलब बेसिकली वो लोग इस तरह की सर्कमस्टांसेस बन जाती हैं जिस वजह से ये ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती है। फिर क्राइम हो गया वायलेशन ऑफ पीनल लॉ, ओके, ये हमें पता है। अब कंसेंट क्या होता है? जनरली इररेलेवेंट होता है टॉर्ट में, ओके। कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में नो कंसेंट, क्योंकि वो उस सर्कमस्टांस की वजह से बन गई है। और क्राइम में तो कंसेंट इररेलेवेंट है। अब लायबिलिटी कहाँ से होती है? टॉर्ट की लॉ ऑफ टॉर्ट्स में दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट की अग्रीमेंट में दी गई होती है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ जैसा बताता है उसके हिसाब से बनता है, और क्राइम में तो पीनल स्टैट्यूट्स हैं, मतलब जो हमारा क्रिमिनल लॉ है। पर्पस क्या है अब टॉर्ट का? टॉर्ट का पर्पस ये है टू कॉम्पनसेट दी इंजर्ड पर्सन, जो इंजर्ड पर्सन है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है एनफोर्स करना जो प्रोमिसेस दिए गए हैं एक दूसरे को। जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है उसका पर्पस ये है टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट, मतलब किसी भी पार्टी को एक ऐसा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए जिसके वजह से दूसरी पार्टी को लॉस हो रहा है बेसिकली, ठीक है। क्राइम का पर्पस होता है पनिश करना और डिटर करना। और हु इनिशिएट्स एक्शन, तो टॉर्ट में जो इंजर्ड पार्टी है वो इनिशिएट करती है, कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीव्ड पार्टी करती है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में जो पर्सन सफरिंग लॉस है वो करता है, और क्राइम में स्टेट करता है, ठीक है। अब नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में सिविल है, तीनों में सिविल, क्राइम में क्रिमिनल है, ये हमें पता है। रेमेडी क्या होती है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हम बता चुके हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हम पढ़ चुके हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड होता है क्योंकि वो एक अग्रीमेंट बनता है जिसमें लिखा होता है ऑलरेडी कि अगर एक पार्टी फुलफिल नहीं करेगी तो उसको दूसरे पार्टी को कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, इसीलिए वो प्री डिसाइडेड होता है और लिक्विडेटेड माना जाता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन होता है, यानी जो पुराना सर्कमस्टांसेस थे, पुराना जो सिचुएशन थी उसमें जाके रिस्टोर कर दिया जाए उसको, या फिर कॉम्पनसेशन मिलेगा। और क्राइम में जो रेमेडी है वो है पनिशमेंट, ये हमें पता है, ठीक है। अब मेंटल एलिमेंट, टॉर्ट में लिखा है कि मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड, ओके। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट में तो नॉट रिक्वायर्ड लिखा गया है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में भी नॉट रिक्वायर्ड, क्राइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल एलिमेंट। एग्जाम्पल क्या हो गया टॉर्ट के? नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, असॉल्ट, जो भी अलग अलग हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है मनी पेड बाय मिस्टेक। और क्राइम का एग्जाम्पल थेफ्ट, मर्डर, या फिर BNS उठा के देख लो, तुम्हें कई और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो ये हो गए डिफरेंसेस।
अब आ जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टॉर्ट, जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा है वो आपसे एसेंशियल जानना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल है, चलो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला है ड्यूटी। एक ड्यूटी होनी चाहिए, एक ब्रीच होनी चाहिए उस लीगल ड्यूटी की, एक कॉजेशन होना चाहिए, मतलब जो ब्रीच हुआ है उसके वजह से किसी को इंजरी कॉज हुई होनी चाहिए, और डैमेज होना चाहिए जिसके वजह से जो प्लेंटिफ है वो सू कर सकता है डिफेंडेंट को। तो ये है एसेंशियल। अब आ जाते हैं मैलफीसेंस, मिसफीसेंस और नॉन फीसेंस पे। ठीक है, देखो मैलफीसेंस का बेसिकली ये मतलब होता है कि अगर कोई रॉन्ग कर रहा है या अनलॉफुल एक्ट कर रहा है, यानी जानबूझ के इंटेंशनली कर रहा है वो, तो उसको हम कहते हैं मैलफीसेंस। एग्जाम्पल है कि जो पब्लिक ऑफिशियल है, कोई सरकारी ऑफिसर है, वो अपनी पावर अब्यूज़ कर रहा है जानबूझ के और ब्राइब ले रहा है, तो उसको हम कहेंगे मैलफीसेंस। उसके बाद हो गया नॉन फीसेंस। नॉन फीसेंस मतलब एक पर्सन है, अगर उसकी कोई लीगल ड्यूटी बनती है कुछ एक्ट करने की और वो एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं नॉन फीसेंस। एग्जाम्पल है लाइफ गार्ड, उसका तो ड्यूटी ही यही होती है कि वो अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचाए, और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डूब रहा है और वो खड़े होकर बस देख रहा है कि नहीं वो तो अपनी मर्ज़ी से गया है, शायद वो मरने के लिए ही गया होगा, मैं उसको मरने देता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। उसकी ड्यूटी है रेस्क्यू करना, कोई भी अगर डूब रहा है तो, और वो अगर नहीं करता है तो उसको हम कहेंगे नॉन फीसेंस। इसके बाद आ जाता है मिसफीसेंस। मिसफीसेंस में ये होता है कि कोई लॉफुल एक्ट तो हो रहा है पर उसको इम्प्रॉपर या नेग्लिजेंट मैनर में किया जा रहा है। तो जो एक्ट है वो इटसेल्फ लीगल है, पर जिस वे से वो किया जा रहा है उसके वजह से हार्म कॉज हो रही है, कोई इंजरी कॉज हो रही है। जैसे कि कोई घर बना रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो घर तो बना देता है पर उसमें वो लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करता है, तो उसको हम कहेंगे मिसफीसेंस। अगर ये समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया है वो शॉर्ट में ये देख लो। मैलफीसेंस का मतलब कोई रॉन्ग एक्ट करना है जानबूझ के। नॉन फीसेंस का मतलब है कोई एक ऐसा एक्ट करना था उसको आप नहीं कर रहे हैं, और मिसफीसेंस का मतलब है लॉफुल एक्ट कर रहे हैं पर गलत तरीके से कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर लेक्चर हो जाता है ओवर। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।